हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 28 का सेशन नंबर 1 जो है आज का हमारा मेगा लेक्चर। इस मेगा लेक्चर में हम फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका पार्ट 1 रैप अप कर देंगे कम्प्लीटली, जिसमें हम एनसीईआरटी रीडिंग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज हमने कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में सारी एनसीईआरटी रीडिंग ख़त्म कर देनी है और अपना हमने सेकंड पार्ट इस चैप्टर का स्टार्ट भी कर लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो जिसने नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखो और यहाँ पे रिवीजन आप कर सकते हो कूलम्स लॉ की। ठीक है, सो हम एनसीईआरटी रीड करते हैं। दिस से दैट ऑल ऑफ अस experience of seeing a spark or hearing a crackle when we take off our synthetic clothes or sweater, particularly in dry season। ठीक है, तो ड्राई सीज़न में क्या होता है, जब हम सिंथेटिक क्लोथ्स या फिर स्वेटर को रिमूव करते हैं तो क्या होता है, हमें स्पार्क दिखती है। ठीक है, जो हम एक होती है वेलवेट वाली बेडशीट्स होती है ना, अगर आप उन पे भी रब करोगे तो आपको स्पार्क दिखती है जब आप अपने नेल्स को रब करते हो हैंड से। तो ये क्यों होते हैं, चार्जेस की वजह से ही। चार्ज क्या है, डिस्चार्ज हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं जिसे हम। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड एनी एक्सप्लेनेशन टू दिस फिनोमेना? Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorms. We also experience a sensation of electric shock either while opening the door of a car or holding the iron bar of bus after sliding from our seat. The reason for these experiences is the discharge of electric charges through our body, which were accumulated due to the rubbing of insulating surfaces। तो क्या हुआ, जब इंसुलेटिंग सर्फेसेस रब हुए तो उनमें क्या है, चार्ज प्रोड्यूस हुआ। और हमारी बॉडी क्या है, कंडक्टर है, तो हमारी बॉडी के थ्रू वो क्या है, चार्ज पास करेगा, इसीलिए हमें क्या है, शॉक लगता है। ठीक है, you might also have heard that due to this generation of static electricity, this is due to the generation of static electricity। तो static electricity हमने किस टॉपिक में पढ़ा है, फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ मेथड्स पढ़े थे हमने, फ्रिक्शन, उसमें हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था। This is precisely the topic we are going to discuss in this and the next chapter. Static means anything that does not move or change with the time. Electrostatics deals with the study of forces, fields, potentials arising from the static charges। तो यहाँ तक अब हमें बात क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब देखो आगे हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस वाले टॉपिक के बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस, historically the credit of discovery of the fact that amber rubbed with wool or silk cloth attracts light objects goes to Thales of Miletus, Greece around 600 BC before Christ। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की डिस्कवरी नहीं कह सकते हम इसे, लेकिन जो हमने इस फैक्ट को डिस्कवर कर लिया था कि जब हम एम्बर को किससे रब करते हैं, वूल से या सिल्क क्लॉथ से, तो क्या होता है, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, हल्के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसने डिस्कवर किया था, थेल्स ने किया था। किन्होंने किया था, थेल्स ने। द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड से आया है, इलेक्ट्रॉन मीनिंग एम्बर। ठीक है, मैनी सच पेयर्स ऑफ मटीरियल्स विच were known which on rubbing could attract light objects like straw, pith balls or bits of papers। ठीक है, तो कौन कौन से लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते थे, जैसे कि स्ट्रॉ, पिथ बॉल्स और बिट्स ऑफ पेपर। जिसका तो हम एक स्केल को रब करके फिर हम पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट भी करवाते थे, तो वो भी आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या है, रब कर दिया। यहाँ पे भी रब किया और यहाँ पे भी रब किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्लास रॉड है, यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक रॉड है, और यहाँ पे भी क्या है, ग्लास रॉड है। ठीक है, तो अब देखो ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे भी ग्लास रॉड ही है, तो दोनों पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, प्लास्टिक रॉड है, इसको जब हम रब करेंगे सिल्क के साथ तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज।
और इस ग्लास रॉड को अगर हम रब करेंगे सिल्क के साथ तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज रॉड है प्लास्टिक रॉड, और ये वाली क्या है, नेगेटिव चार्ज की प्लास्टिक रॉड है, और ये ग्लास रॉड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और इधर जब दोनों प्लास्टिक रॉड्स थी या दोनों ही ग्लास रॉड्स थी तो क्या हो रहा था, रिपल्शन हो रही थी बिकॉज ऑफ लाइक चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। आगे देखो अब, It was observed that if two glass rods rubbed with wool or silk cloth are brought together close to each other, they repel each other. ठीक है, अगर दोनों ग्लास रॉड्स को ले आए, जिन दोनों को ही हमने क्या है, वूल या सिल्क के साथ रब किया है, तो क्या होगा, वो रिपेल करेंगी बिकॉज उन पे लाइक चार्जेस फॉर्म होंगे, उन पे लाइक चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस होंगे। The two strands of wool or the pieces of silk cloth with which the rods were rubbed also repel each other, because जो सिल्क क्लॉथ है या फिर वूल का थ्रेड है, आप कह सकते हो, उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ग्लास पे पॉजिटिव आया है तो सिल्क पे ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड होंगी, इसीलिए क्या है, सिल्क पे भी कौन सा दोनों सिल्क के थ्रेड्स या दोनों सिल्क के क्लोथ्स क्या हैं, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करती थी चीज़, आपको याद है क्या, यहाँ पे फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग यूज़ किया, तो फ्रिक्शन मेथड किस पे डिपेंड करता था, वर्क फंक्शन से, किस पे, वर्क फंक्शन पे। तो यहाँ पे सिल्क के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ग्लास के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ग्लास रॉड मतलब कि क्या है, ग्लास रॉड का जो वर्क फंक्शन है वो क्या है, कम है, और जो सिल्क है उसका क्या है, वर्क फंक्शन ज़्यादा है। इसीलिए सिल्क क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ नहीं कर रहा, ग्लास रॉड लूज़ कर रही है इलेक्ट्रॉन्स, और उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, फिर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर सिल्क थ्रेड और प्लास्टिक रॉड को कंपेयर करें तो प्लास्टिक रॉड का क्या है, वर्क फंक्शन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, सिल्क थ्रेड का क्या है, कम होता है वर्क फंक्शन। इसीलिए सिल्क थ्रेड इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा और प्लास्टिक रॉड गेन करेगी, इसीलिए प्लास्टिक रॉड यहाँ पे क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। हाउएवर द ग्लास रॉड एंड वूल अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस फॉर्म हुए हैं। Similarly, two plastic rods rubbed with cat's fur repelled each other but attracted the fur. On the other hand, the plastic rod attracts the glass rod and repels the silk or wool with the glass rod with which the glass rod is rubbed. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पे अगर ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को हम लेके आएंगे नज़दीक तो क्या होगा, ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन जिस सिल्क क्लॉथ के साथ ग्लास रॉड को रब करवाया था वो सिल्क क्लॉथ क्या था, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, क्योंकि ग्लास रॉड क्या हो गई थी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे प्लास्टिक रॉड भी नेगेटिवली चार्ज है और सिल्क क्लॉथ भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो यहाँ पे जो सिल्क क्लॉथ है जिसको हमने ग्लास रॉड के साथ रब करवाया है वो क्या करेगा, रिपेल करेगा प्लास्टिक रॉड को। ठीक है, लेकिन जिस सिल्क क्लॉथ के साथ हमने प्लास्टिक रॉड को ही रब करवाया वो अट्रैक्ट करेगा प्लास्टिक रॉड को। आई होप अब आपको ये चीज़ भी क्या है, समझ आ गई है। ओके, इसके बाद द ग्लास रॉड रिपेल्स द फर, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। दिस seemingly simple facts were established from years of efforts and careful experiments and their analysis. It was concluded after many careful studies by different scientists that there were only two kinds of charges, kinds of the entry. that there were only two kinds of an entry, which is called the charge. क्या है, दो टाइप्स के ही चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास और प्लास्टिक रॉड्स, सिल्क, फर एंड पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड, मतलब उन पे क्या है, चार्ज डेवलप हो चुका है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रीफाइड। ठीक है, दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग. There are two kinds of electrification and we find that like charges repel and unlike charges attract each other. The property which differentiates the two kinds of charges is called the polarity of charge.
ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम? पोलैरिटी ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसमें से हम दोनों चार्जेस को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, when a glass rod is rubbed with silk, the rod acquires one kind of charge and the silk acquires second kind of charge. This is true for any pair of objects that are rubbed to be electrified. Now, if the electrified glass rod is brought in contact with the silk with which it was rubbed, they no longer attract each other. अगर उसको कंटैक्ट में ले आएंगे तो वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगी? बिकॉज वो अपने चार्जेस को क्या कर लेंगी? कैंसिल आउट कर देंगी और न्यूट्रल हो जाएंगी। ठीक है, they also do not attract or repel other light objects as they did on being electrified. क्योंकि अब वो इलेक्ट्रीफाइड ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि वो क्या कर रहे हैं? अपने चार्जेस को दोनों न्यूट्रल कर रहे हैं अगर हम कंटैक्ट में ले आएंगे उनको। ठीक है, thus the charges acquired by rubbing are lost when the charged bodies are brought in contact. ठीक है, तो जब चार्ज्ड बॉडीज़ को हम कंटैक्ट में ले आते हैं तो चार्जेस क्या है? लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को। What can you conclude from these observations? It just tells us that unlike charges acquired by the objects neutralize or nullify each other's effect. Therefore, the charges were named as positive or negative by the American scientist Benjamin Franklin. ठीक है, by convention, the charge on glass rod or cat's fur is called positive, and that on plastic rod or silk is termed negative. If an object possesses an electric charge, it is said to be electrified or charged. When it has no charge, it is said to be electrically neutral. तो यहाँ तक बात हमें क्या हो गई है? क्लियर हो गई है। बहुत ही सिंपल बातें होती हैं एनसीईआरटी में, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स तो हमें करने पड़ते हैं जस्ट। ठीक है, बिकॉज उन पे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो अ सिंपल apparatus टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज़ द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को हम स्टडी करेंगे, आज ही कर लेंगे चाहे। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमारा एक टॉपिक रह गया था, तो उसको हमने करना है। इट कंसिस्ट ऑफ एक बार इसे छोड़ देते हैं, है ना, इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, एक बार समझेंगे, उसके बाद यहाँ पे रीड कर लेंगे। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई मटीरियल बॉडीज रिक्वायर चार्ज। You know that all matter is made up of atoms or molecules. Although normally the materials are electrically neutral, they do not contain charges, but their charges are exactly balanced. Forces that hold the molecules together, forces that hold the atoms together in a solid, the adhesive force of glue, forces associated with the surface tension, all are basically electrical in nature. ठीक है, तो ये जो सारे फोर्सेस की बात कर रहे हैं वो सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं। जैसे हम जो मॉलिक्यूल्स की बात की है उनको होल्ड टुगेदर किया, एटम्स को होल्ड टुगेदर किया, तो किसके थ्रू करते हैं? आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू, कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू। तो सारे क्या हैं? इलेक्ट्रिकल नेचर के हैं, बिकॉज उनमें हम चार्जेस को क्या है? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। जैसे HCl बना तो कैसे बना था? H पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था, इसलिए वो एक दूसरे के क्या है? अट्रैक्ट किया। ठीक है, और जो कोवेलेंट होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स बनते हैं, इसीलिए वहाँ पे क्या है? एक फोर्स आता है जो उन्हें होल्ड करके रखता है। Thus the electric force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life. It is therefore essential that we learn more about such a force. ठीक है, to electrify a neutral body we need to add or remove one kind of charge. ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि अगर न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है, मतलब कि चार्ज्ड बॉडी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे। तो क्या कहा है? वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। तो अभी इनको पता नहीं है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही गेन या लॉस कर सकते हैं, तो वो कह रहे हैं चाहे पॉजिटिव चार्ज को गेन कर लो या लॉस कर लो, या फिर
नेगेटिव चार्ज को गेन या लॉस कर लो, हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज। वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस चार्ज और डेफिशिट ऑफ चार्ज। ठीक है, डेफिशिट ऑफ चार्ज मतलब कि लॉस ऑफ चार्ज, एक्सेस चार्ज मीन्स गेन ऑफ चार्ज। In solids, some of the electrons being less tightly bound in the atom are the charges which are transferred from one body to another. तो कौन होते हैं जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे, जहाँ पे वो क्या है, टाइटली बाउंड नहीं है। अट्रैक्शन का फोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कम है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में। ठीक है, a body can thus be charged positively by losing some of its electrons. Similarly, a body can be charged negatively by gaining electrons. When we rub a glass rod with silk, अगर हम एक ग्लास रॉड को किससे रब कर दें, सिल्क से, some of the electrons from the rod are transferred to the silk cloth. Thus the rod gets positively charged and silk gets negatively charged. ये हमें सारी बातें बताएं, है ना। नो न्यू चार्ज इज़ क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, क्योंकि चार्ज तो क्या है, कंजर्व्ड है, तो नया चार्ज कैसे फॉर्म हो जाएगा, ये तो हमें पहले से पता था। ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रांसफर्ड इज़ अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मटीरियल बॉडी। तो इसीलिए स्मॉल फ्रैक्शन है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए जो मास होगा वो बहुत कम या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। हमने पढ़ा है जब भी कोई बॉडी न्यूट्रल से इलेक्ट्रीफाइड होती है तो अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या होता है, मास डिक्रीज कर रहा है। अगर नेगेटिवली चार्ज होती है बॉडी तो मास इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लेकिन ये इतने स्मॉल फ्रैक्शन में होता है कि पॉइंट्स में होता है, पॉइंट्स भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि 10⁻⁻⁻ क्या है, -19 चार्ज है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो -31 है। 10⁻⁻31 इंटू 9.1 कितना छोटी वैल्यू है मास की। तो अगर आप केजेस में देखोगे आपको कुछ भी नहीं लगना कि मास में कोई डिफरेंस ही नहीं आया, लेकिन बहुत स्लाइट डिफरेंस आता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसके बाद आ गया अपने पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सम सब्सटेंसेस रेडिली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम, अदर्स डू नॉट। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू दैम easily are called conductors. They have electric charges, electrons that are comparatively free to move inside the material. Metals, human and animal bodies and earth are conductors. ठीक है, most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity through them. तो जब हम इसमें ना इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो वहाँ भी आपको रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस के बारे में समझ आएगी बात। ठीक है, रेजिस्टेंट एक बार आप समझ लो कि क्या है, कि उनको रोक रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी तो चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मूव करेगा। कब, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अगर ये रेजिस्टेंस दे देंगे मतलब कि उनको तंग करेंगे कि आप नहीं जा सकते, इलेक्ट्रॉन्स के पैसेज को रोकेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डीमोटिवेट हो जाएंगे और क्या है, अपने पैसेज को, जहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाना था वो करंट को पास नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं, जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं। ठीक है, मोस्ट सब्सटेंसेस फॉल इनटू वन ऑफ दीज क्लासेस स्टेटेड अबव। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो अ थर्ड कैटेगरी कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमारे पास चैप्टर है, which offered resistance to the movement of charge, which is intermediate between the conductors and insulators. When some charge is transferred to a conductor, it readily gets distributed over the entire surface of the conductor. तो क्या है, आउटर सरफेस पे सारा चार्ज क्या है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कंडक्टर्स में। ये बात तो हमें पहले से ही पता है। ठीक है, इन कंट्रास्ट इफ सम चार्ज इज पुट ऑन एन इंसुलेटर इट स्टेज एट द सेम प्लेस।
ठीक है। अगर हॉलो है इंसुलेटर तो जहाँ पे आपने चार्ज रखा है वहीं पे रहेगा, उसके आउटर सरफेस पे। अगर हॉलो नहीं है, सॉलिड इंसुलेटर है, तो कहाँ पे जाएगा चार्ज? जहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा है सेंटर पे ही रहेगा, आउटर सरफेस पे रखा है आउटर सरफेस पे ही रहेगा चार्ज। ठीक है। यू विल लर्न वाई दिस हैपन्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। पोटेंशियल वाले चैप्टर में हम इसके बारे में समझेंगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल्स tells you why a nylon or plastic comb gets electrified on combing dry hair or rubbing, but a metal article like spoon does not। क्या कहा है हमने? हमें कि इस प्रॉपर्टी से ही हमें पता चलता है कि कोई मटेरियल किस तरीके से इलेक्ट्रीफाइड होता है। कोई तो जैसे कि ड्राई हेयर को कॉम्ब कर दे हम, तो क्या है, रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन मेटल आर्टिकल पे क्या है, रबिंग की वजह से कोई चार्ज नहीं प्रोड्यूस होता। द चार्जेस ऑन द मेटल लीक थ्रू आवर बॉडी to the ground as both are conductors of electricity. However, if a metal rod with a wooden or plastic handle is rubbed without touching its metal part, it shows a sign of charging. तो यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। ये हमें यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ही शो किया गया है। ओके, ये भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। ठीक है। वी हैव सीन दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नेमली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड देयर इफेक्ट्स टेंड टू कैंसल ईच अदर। हियर we shall now describe some other properties of the electric charge. If the sizes of charged bodies are very small as compared to the distance between them, we treat them as point charges. ठीक है। All the charge content of the body is assumed to be concentrated at one point in space. तो सबसे पहले क्या है, एडिटिव नेचर है, इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आ जाएगा। ठीक है। एडिटिव नेचर में हमें क्या कह रहे हैं, वी हैव नॉट एज येट गिवन अ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज। हमने कोई भी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की तो बात नहीं की ना, उसके मैग्नीट्यूड की, चार्ज की कोई भी हमने बात नहीं की है। ठीक है। We shall follow it up in the next section. We shall tentatively assume that this can be done and proceed. हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, इस चीज़ को हमने समझना है। इसके बारे में बात कब करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है। इफ़ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कंटेन्स 2 point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically A1 plus Q1 plus Q2. That is, charges add up like real numbers or like they are scalars. जैसे कि मास ऑफ अ बॉडी, जो मास है उसको हम एडिटिवली क्या है, देख लो, अगर एक बॉक्स है, बॉक्स को हम मासलेस मान रहे हैं और बॉक्स के अंदर मैंने 2 बॉल्स रख दी, एक बॉल है 5 kgs की, दूसरी बॉल है 10 kgs की, तो पूरे बॉक्स का मास कितना हो जाएगा, 15 kgs हो जाएगा ना। उसी तरीके से अगर हम बॉक्स के अंदर 2 चार्जेस रख दें तो टोटल बॉक्स के अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो मतलब कि ऐड कर सकते हैं उनको हम सिंपली, जैसे हम स्केलर्स को ऐड करते हैं। ठीक है। If a system contains n charges Q1, Q2, Q3 and Qn, then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and so on till Qn। ठीक है। चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, मतलब कि चार्ज क्या है, अपना स्केलर है। इसके बाद देखो, सिमिलर टू मास, हाउएवर देयर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। क्या डिफरेंस है, हमने बात की हुई है इसके बारे में। हाँ जी, तो चार्ज क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस किए थे हमने चार्ज और मास के, पूरा एक टेबल बनाया था हमने, अगर आपको याद हो तो आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है। प्रॉपर साइंस हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन अ सिस्टम। कहीं पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, तो उस हिसाब से हमने प्रॉपर साइंस को यूज़ करना है।
For example, the total charge of a system containing 5 charges +1, +2, -3, +4 and -5 in some arbitrary unit is, क्या आ जाएगा? आर्बिट्री यूनिट क्या है? यहाँ पे कूलम है चार्ज का यूनिट, लेकिन यहाँ पे अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि चार्ज का यूनिट कूलम है, तो उन्होंने कह दिया कि कोई आर्बिट्री यूनिट है, कोई हमने लेट कर लिया कि एक यूनिट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? +1, +2, -3, +4, -5, तो कितना आ जाएगा? 5 + 3 कितना आ जाएगा? 7, और 4 + 3 भी कितना हो जाएगा? 7, तो +7 है, नेगेटिव भी, सॉरी 5 + 3 क्या है? 8 हो जाएगा, तो -8 है, +7 है, तो क्या हो जाएगा? -1 इन द सेम यूनिट। कौन सा यूनिट है? कूलम होगा, जिसके बारे में अभी क्या कह रहे हैं, जिसको हम आर्बिट्री यूनिट कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। अब हमने क्या देखना है कि चार्जेस कंजर्व्ड, चार्ज क्या है अपना? कंजर्व्ड है, ओके। हाँ जी, तो अब देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 1.4.2, जिसमें हमने बात करनी है कि चार्ज इज़ कंजर्व्ड। ये भी हमें पहले ही पता है चार्ज की प्रॉपर्टी है। We have already hinted to the fact that when bodies are charged by rubbing, there is transfer of electrons from one body to the other. No new charges are either created nor destroyed. A picture of particles of electric charge enables us to understand the idea of conservation of charge. When we rub two bodies, when one body gains in charge, the other body loses. Within an isolated system consisting of many charged bodies, due to interactions among the bodies, charges may be redistributed, but it is found that the total charge of the isolated system is always conserved. ठीक है, ये बात हमें पहले ही पता है, इसमें हमने बहुत से क्वेश्चंस भी किए हुए हैं। Conservation of charge has been established experimentally. It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system, although the charge carrying particles may be created or destroyed. ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। Sometimes nature creates charged particles, a neutral turns into proton or an electron. ठीक है, कई बार क्या है, नेचर ही चार्ज्ड पार्टिकल्स को फॉर्म करता है। कई बार क्या है, न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रॉन है, उनको किस में कर दिया? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में। The proton and electron thus created have equal and opposite charges and the total charge is 0 before and after the creation. ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक न्यूट्रॉन को हमने उसमें क्या बना दिया? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, तो नेट चार्ज तो फिर भी कितना रहेगा? 0 ही रहेगा ना। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ established that all free charges are integral multiples of a basic unit of charge denoted by E. Thus, charge Q on a body is always given by Q equals to NE, where N is any integer that can be positive or negative. This basic unit of charge is the charge that an electron or proton carries. By convention, the charge on an electron is taken negative. Therefore, the charge on an electron is written as -E and that on proton is +E. The fact that electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. There are a large number of situations in physics where certain physical quantities are quantized. The quantization of charge was first suggested by the experimental laws of electrolysis discovered by English experimentalist Faraday. ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था? फराडे ने। ठीक है,
It was experimentally demonstrated by Millikan in 1912. मिलिकन का एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो आपने पढ़ा भी हुआ है किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, और हम फिज़िक्स में भी पढ़ेंगे इसको लास्ट वाले चैप्टर्स में. In the International System, SI of units, a unit of charge is called coulomb and is denoted by the symbol capital C. A coulomb is defined in terms of unit of electric current, which we are going to learn in the subsequent chapter. In terms of this definition, 1 coulomb is the charge flowing through a wire in 1 second if the current is 1 ampere. अगर करंट कितना है 1 एम्पियर है, तो एक वायर में से 1 सेकेंड में से जब करंट 1 एम्पियर है तो कितना चार्ज फ्लो करता है, 1 कूलम्ब. ठीक है. इन दिस सिस्टम द वैल्यू ऑफ the basic unit of charge is E equals to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Thus, there are about 6 into 10 raised to the power 18 electrons in a charge of 1 coulomb. तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से ही वैल्यू फाइंड किया इन्होंने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि n की वैल्यू. इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस ऑफ द लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम encountered and hence we use smaller units like 1 microcoulomb. माइक्रोकूलम में कितने होते हैं, 10 raised to the power minus 6 coulomb. 1 millicoulomb means 10 raised to the power minus 3 coulomb. नैनो कूलम भी यूज़ कर सकते हो, 10 raised to the power minus 9 coulomb. ठीक है. एंगस्ट्रॉम भी यूज़ कर सकते हो आप, तो वो डिपेंड करता है. ठीक है. इफ़ द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली बेसिक चार्जेस इन द यूनिवर्स, ऑल द ऑब्जर्वेबल चार्जेस हैव टू बी द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई. तो स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होगा, ई ही होगा, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव. Thus, if a body contains n1 electrons and n2 protons, the total amount of charge on the body is n2 into E plus n1 into minus E. ठीक है. या फिर आप सीधा लिख सकते हो E को कॉमन निकाल के. Since n1 and n2 are integers, their difference is also an integer. Thus, the charge on any body is always integral multiple of E and can be increased or decreased also in steps of E. The step size E, however, is very small because at the macroscopic level we deal with the charges of a few microcoulombs. At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible. ठीक है. मतलब कि चार्ज बहुत ज़्यादा छोटा है. हमने बात की है 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 कूलम्स है, मतलब बहुत छोटा है, तो वो विजिबल नहीं होता. ठीक है. और यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल की. This situation can be compared with the geometrical concepts of points and lines, but a dotted line viewed from a distance appears continuous to us, but it is not continuous in reality, as many points very close to each other normally give an impression of a continuous line. Many small charges taken together appear to as a continuous charge distribution. At the macroscopic level, one deals with charges that are enormous compared to the magnitude of charge E. ठीक है. A charge of magnitude, say 1 microcoulomb, contains something like 10 raised to the power 13 times the electronic charge. तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना, तो हम इसीलिए माइक्रोकूलम्स को यूज़ करते हैं. At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values. Thus, at the macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored. अगर हम मैक्रोस्कोपिक की लेवल की बात करें तो हम इस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है. However, at the microscopic level, where the charges involved are of the order of few tens or hundreds of E, that is, they can be counted, they appeared in discrete lumps, and quantization of charge cannot be ignored. तो सिंपल सी बात है. अगर आपको इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं समझ आए ना, इतनी बात समझ लो कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप स्किप कर सकते हो क्वांटाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को. मतलब कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शन में हो सकता है,
लेकिन नंबर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, वो हमेशा इंटीजर होगी। सेकेंड पॉइंट, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को स्किप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे इग्नोर नहीं कर सकते। सिंपल सी 2 पॉइंट्स थे। इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल इन्वॉल्व दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए होमवर्क में है और कंसेप्ट फाइल्स में आपको शॉर्ट्स की फॉर्म में इनके आंसर्स मैं ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी आज ही। और कूलम्स लॉ को हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे एंड एक मेगा लेक्चर की फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगी आपको फिर कंबाइन करके। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।